ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से प्रोग्राम मीज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रिजवान नसीर। ये प्रोग्राम मीज़ान हर मंगल शब 9:10 पे पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना होता है, जैसे कि वफाकी वज़रा, सैनेटर्स, MNAs और हुकूमत के इदारों के सरबराहान को बुलाकर उनसे अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। इस सिलसिले में आज हमारी मेहमान हैं सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। आप हैं चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपका बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने अपने कीमती बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच रिजवान फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए आज यहाँ आना आई थिंक यहाँ पे आके जो मैं एक नॉस्टैल्जिक, एक मुझे सारा जो विंटेज वो एक फील है, तो इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। लाइकवाइज मैडम, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि आपकी सियासत कैसे शुरू हुई? ये एक बड़ी मोटिवेशन है। यू आर अ यंग सेनेटर, स्पेशली हमारी यूथ के लिए जो ज़िंदगी में खिदमत करना चाहते हैं अपने माशरे की, अपने मुल्क की, उनके लिए ये एक सवाल ख़ास तौर पे कि आपकी सियासत का आगाज़ आपने कैसे किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? रिजवान, सियासत का आगाज़ मैंने 2013 में किया। आई वॉज टीचिंग एट लम्स और मुझे सब कहते हैं कि फ्रॉम लम्स टू पंजाब असेंबली, हाउ डिड दैट हैपन। तो वो ये है ना कि आप जब एज अ टीचर आप एक यूनिवर्सिटी में, आपका बहुत कम दायरा ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बिकॉज उस्ताद का काम ये है कि मोल्ड पर्सनैलिटी, टू इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। तो मुझे हमेशा से था कि मैंने पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनना है। आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट, आई वॉन्ट टू हैव दैट पावरफुल प्लेटफॉर्म जो कि पॉलिटिक्स का है एज ए लेजिस्लेटर। तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई और मैंने 2013 में पंजाब असेंबली में फ़र्स्ट टाइम सियासत में कदम रखा और बस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तब शहबाज साहब का दौर था, 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास। आई हैड अ वेरी हेफ्टी पोर्टफोलियो रिगार्डिंग एजुकेशन। लेकिन ये मैं बात कहूँगी और मैं हर बारी यूथ को भी कहती हूँ कि आई वॉज़ वेरी ट्रू टू माई कॉज। जब मैं ये बात कहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 साल आंखें बंद करके लेजिस्लेशन पे काम किया है, पॉलिसी मेकिंग पे काम किया है। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आएंगी, और मैं कहती थी मैं यहाँ पे एक कॉज के लिए आई हूँ एंड आई विल स्टिक टू माई कॉज। और बीच में कभी कभी मुझे लगा कि शायद मुझे वाकई टीवी पे आके धड़ल्लेदार स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, वायरल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, बट देन आई वुड ऑलवेज थिंक बैक एंड थिंक कि नहीं, मैं आई हूँ पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, मुल्क के लिए, उस तरह से यूथ के लिए काम करने। और आज 11 साल बाद मेरी पार्टी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और मुझे ना सिर्फ पंजाब असेंबली में टिकट दी, नेशनल में दी और फिर सेनेट में दी, एंड आई एम हियर नाउ। यकीनन जो हमारे सामीन और नाज़रीन हैं वो बड़े इसी से मोटिवेट होंगे, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन, जिनके ऊपर हमारी हुकूमत की भी एक बड़ी काविश है कि उनको एम्पावर किया जाए। अच्छा सेनेटर साहिबा, आप थोड़ा सा बताइएगा कि हुकूमत की जो विज़न है फॉर एजुकेशन, देखिए एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का एक लाजिम और मलज़ूम एक जुज़्व होता है कि हमारे इस टाइम जो हुकूमत है वो कैसे जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया में जो प्रैक्टिस चल रही हैं, उनके मुकाबले में हम कैसे, क्या विजन है हमारी कि कैसे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? देखिए रिजवान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पाकिस्तान एंजॉयज अ ह्यूज यूथ बल्ज। 60+% जो है हमारी नेशन, दैट कंप्राइजेस ऑफ यूथ। ये बहुत बड़ा एसेट है और मेरा ख्याल है कि ये अगर आप देखें, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी देखें, उसकी वजह से उसका यूथ बल्ज कितना अफेक्ट हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कितना ओल्ड एज, क्योंकि वो ओल्ड एज बेनिफिट्स देने पड़ते हैं तो वो एक लाइबिलिटी बन जाता है जी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो है, दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यूथ में इन्वेस्ट करें ताकि वो हम एक एसेट बना रहे, ना कि लाइबिलिटी बने। हैविंग सेड दैट, शहबाज साहब ने हमेशा से यूथ को, अगर आप देखें एजुकेशन के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, इस तरह से यूथ के लिए हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। क्योंकि जो हमारा यूथ बल्ज है उसको अभी वी जस्ट रिसेंटली फेस्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक। यूथ हमारा बहुत डिमोटिवेटेड हुआ है और इकोनॉमिक अगर आप सूरत हाल देखें तो उनको
फाइनेंशियल क्रंच का भी एक बहुत सामना करना जी। पड़ा है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स का भी बहुत मसला हमें एक दरपेश आ जी। रहा है। तो ये सारी ऐसी काविशें जो हुकूमत को करनी पड़ेंगी ताकि वो जो हमारा यूथ है उसको एक पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी बना सके। जी, एक आपने जो जिक्र किया इसी में से एक इसका रिलेटेड सवाल है। देखें, एवरी क्लाउड डार्क क्लाउड इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ग्लोबल पैंडेमिक का जिक्र किया, इसमें एक अहम चीज़ ये भी थी कि हुकूमत ने एट द सेम टाइम जो एक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। इस टाइम जो फ्रीलांसिंग थी वो बहुत इम्प्रूव हुई पाकिस्तान में इस टाइम। और शहबाज शरीफ साहब उन्होंने जो पहले लैपटॉप स्कीम का आगाज़, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया स्टूडेंट्स ने। अच्छा, इसी के रिलेटेड आप थोड़ा बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत इसको कैसे आगे ले, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस टाइम दुनिया में कही जा रही है ना, कभी आईटी है, क्योंकि वो पहले ऑयल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, अब वो ये आईटी की हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? देखिए, ये तो कहते हैं ना कि अब वक्त के साथ ट्रेंड्स बदलते हैं जी। जैसे मैंने पहले बताया, तर्ज सियासत बदल गई, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं। पहले प्रोफेशंस होते थे डॉक्टर, लॉयर और वो गिने चुने प्रोफेशंस। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो हमारे यूथ को अगर, और आपने ये भी एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा एक सर्टन तबका है जो कि बच्चों को डिग्रीज शायद उस तरह से ना दे जितना उनको होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको कोई हुनर सिखा दें, कोई स्किल्ड लेबर बना दें उनको। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो हमें अपने यूथ के अंदर तरह तरह से इन्वेस्ट करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ देख के। कुछ जो है वो एकेडमिकली साउंड होते हैं, उनके लिए आपने एकेडमिक वो बनानी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की बातें हैं वहाँ पे आपने वो करना है, और ना सिर्फ वो करना है बल्कि उनको आपने आगे जाके एम्प्लॉयमेंट तक, इट्स अ फुल सर्कल, जी हाँ, प्रोवाइडिंग देम विद बेसिक डिग्रीज एज वेल एंड देन टेकिंग देम इनटू द जॉब मार्केट एज वेल। सो ये हमें एक एज अ गवर्नमेंट वी हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। जी। सेनेटर साहिबा, देखें तालीमी इदारों में जहाँ इतना काम कर रही है हुकूमत, साथ साथ एक और चीज़ का सामना है, बहुत बड़ा चैलेंज है इंटॉलरेंस, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म। उसके बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट सामने भी आए हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि तालीमी इदारों की जो एक रोल है और हुकूमत जो उसकी सपोर्ट है तालीमी इदारों के साथ, वो कैसे इस चीज़ को कोप अप कर सकती है? कुछ अरसे से, कुछ सालों से, और मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करूँगी, मैं जनरली एक बात नोट कर रही थी और मैं हर जगह पॉइंट आउट कर रही थी कि ये जो सियासी मफाद के लिए हमारे यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो हेट स्पीच, पोलराइजेशन और ये सारा आप देख रहे थे कि ये बढ़ता चला जा रहा था, और इसका सोशल मीडिया और ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ये सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट आ रहा था, इसने कहीं ना कहीं फटना था। जी। और मैं हमेशा से एक बात कहती थी, इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट। जी। ये सिर्फ सियासत तक व्यूज़ नहीं रह जाएंगे, ये जो आपके एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, दे विल फिल्टरेट योर रिलीजियस व्यूज़, योर जेंडर व्यूज़, और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक जनरल इनटॉलरेंस रहेगी, और अब अपने यूथ में देखते हैं। जी। तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं इसका काउंटर क्या है, इसका काउंटर ये है कि आप यू नीड टू सिट विद द यूथ, हैव इंटरैक्टिव डायलॉग्स। क्योंकि आज का जो यूथ है ना, उसको आप बैठ के लॉजिकली उसके साथ गुफ्तगू करें, मेक देम फील रेलेवेंट, गिव देम अपॉर्चुनिटीज़। उनको जब वो अपने अंदर एतमाद आएगा, उनकी अपॉर्चुनिटी, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है जी, ये सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उस्तादजा हो गए, गवर्नमेंट हो गई, हर किसी को मिल बैठ के जो हमने अपने यूथ के साथ किया है ना, जो हमने उसको इस्तेमाल किया, मैं तो कहूँगी इस्तेमाल किया जी, सियासी मकासद के लिए, और अब वो कहते हैं कि वो देयर सो मच एनर्जी विद इन देम कि वो इट्स गोइंग हे वायर। तो अब हम सब इदारों को बैठ के जो हमने गलतियां अपने यूथ के साथ कर ली हैं उसको फिक्स करना है, और सबसे पहली बात ये है कि हमें उनके साथ बैठ के बात करनी है जी, क्योंकि बात करने से मसलों के हल होते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि आजकल की जो यूथ है इसके ऊपर बहुत कम लोगों ने रोशनी डाली, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं इनके, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम एज वेल। जैसे बच्चे की आपने कहा बात नहीं सुनी जा रही, उसके अपने स्ट्रेसेस हैं, उसकी असाइनमेंट्स के, एजुकेशन के,
एजुकेशन के हवाले से, सोसाइटल चैलेंज ज़्यादा हैं, जैसे आपने अभी गुफ्तगू में हो रही थी, वेपिंग शुरू होगी, ड्रग्स आ गया मार्केट में, ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के चैलेंज पे यूथ के लिए क्या आपकी नसीहत है या क्या उनके लिए आपकी कोई गाइडलाइंस हैं कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें और उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसे एक्चुअलाइज करें? रिजवान, इसमें मैं एक बात कहूँगी कि बहुत जल्दी से बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट द काइंड ऑफ ड्रग्स, बी इट द काइंड ऑफ प्रोफेशंस। जी। तो यूथ से ज़्यादा मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ कि हमें एज पेरेंट्स अपने आप को अपडेट करना है। हमें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना, वही जो हमारे ज़हन में घिसे पिटे प्रोफेशंस हैं उससे बाहर निकलना होगा। पेरेंट्स को अभी तक, वालिदैन जो ओल्ड स्कूल उनका है, उनको अभी समझ नहीं लगती कि ये ऑनलाइन बैठ के क्या कमाइयाँ हो रही हैं, ये क्या दफ्तर है जहाँ पे आपने सूट नहीं पहना हुआ और आप जा नहीं रहे, 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे। सो पेरेंट्स को अपग्रेड करना है अपने आप को जी, क्योंकि वही बात है ना कि वो, और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू डू नॉट प्रेशराइज योर चाइल्ड। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा प्रोफेशन में क्या, उनकी अपनी कुछ एक सोच होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। अब वक्त बदल गया जी, अब बच्चे ये प्रेशर नहीं ले सकते। सेकेंडली, ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, जो अनरियलिस्टिक लाइफ आपको पिक्चर दिखाई जाती है, वो बच्चे जो हैं वो घर बैठे सोचते हैं कि बस यही सारी जिंदगी है, और क्योंकि आप अपना बेस्ट फ्रंट दिखा रहे हो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और वो बच्चे बेचारे वो यंग हैं, वो जल्दी वो इंस्पायर भी हो जाते हैं और वो फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब आप टिकटॉक को देखें, ओवरनाइट फेम, हमें पूरी जिंदगी लग गई नाम बनाने में, कहीं जाके कोई छोटा मोटा नाम बन गया। That's a true struggle. अब and we cherish it. और हमारी पर्सनालिटी में वो आपको ठहराव भी नजर आएगा, क्योंकि हमें हर स्टेप पे सीखने को भी मिला, गिरने को भी मिला। ये बच्चे एक चीज करते हैं और ओवरनाइट टिकटॉकर्स फेमस हो जाते हैं, और फिर ओवरनाइट वो ट्रेंड खत्म भी हो जाता है। So they don't know how to handle that fame overnight, and they don't understand कि जब उनका वो ट्रेंड फेम पीरियड खत्म होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। फिर इससे उनमें डिप्रेशन, यूज ऑफ ड्रग्स, ये सब बढ़ता है। सो मैं वालिदैन से कहूँगी कि अब अपने आप को भी अपडेट करें और बच्चों के साथ बैठ के एज एडल्ट्स गुफ्तगू करें। लेट देम स्पीक देयर माइंड। उनको पेयर प्रेशर में ना डालें, उन पे कोई अनड्यू प्रेशर मत डालें, लेट देम बी। सेनेटर साहिबा, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो भी उन्हें निभानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मगरबी माशरे में हम देखते हैं कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हो रही होती है कि उन्होंने जो न्यू जनरेशन है, जैसे जेनजीज हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अब वहाँ कम्युनिटी जो एंगेजमेंट के सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे पेरेंट्स भी जाते हैं। हमारी हुकूमत को इस तरह से है कुछ कर सके कि इन पेरेंट्स को ये बताए कि इस यूथ की और डिमांड है, जो जेनजीज उनकी डिमांड और है, इनको सुने, इनके साथ इंटरेक्ट करें, और वो जो एक पिछला हमारा क्लासिकल मेथड ऑफ पेरेंटिंग है उसको थोड़ा सा अपडेट करना, जैसे हमने खुद ही हाईलाइट किया। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर रिजवान। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। पहले तो हमारी सोसाइटी जो कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे टैबूज हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ, जिसमें ड्रग्स। हम एज अ सोसाइटी, हमारी बड़ी ऑस्ट्रिच अप्रोच है कि हम अपना सर जो है सैंड में दबा लेंगे और प्रॉब्लम हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगी। प्रॉब्लम हमारे घरों में आ गई है। हमें डिनाई करने से, हमें एक साइकाइट्रिस्ट पे जाने से हम छुप के जाते हैं, और साइकाइट्रिस्ट कोने खुदरे में, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं लग रही कि जैसे एक हार्ट है ऑर्गन, लंग्स है ऑर्गन, उसी तरह ब्रेन भी एक ऑर्गन है। जी हाँ। और उसमें जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ होता है। अब इसके बारे में बात भी नहीं की जाती, हालांकि रिसर्च सेज मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट इशू दैट विल बी फेसिंग इन द नियर फ्यूचर। वी आर फेसिंग इट। हर घर में डिप्रेशन है, हर घर में परेशानी है। उसके बाद हम उसकी बात नहीं करते। फिर हमारे खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस हो जाते हैं, तो हम छुप के रिहैब सेंटर्स बने हुए, ये बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही छुप के वहाँ जाते हैं, और फिर वो क्योंकि उनको पता है ये छुप के आए हैं, तो वो रिहैब सेंटर्स भी उनको यूज एंड अब्यूज भी करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे एक्सपेंसिव रिहैब सेंटर्स के बारे में सुना है
जो आपको एक ड्रग से उतार के दूसरी पे लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप पैसे जनरेट कर सकते हैं और आप कोई सोशल मीडिया हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं बताना चाहते कि आपका बच्चा या बच्ची रिहैब में है। तो इस तरह से जब तक आप ओपनली इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो ये आपको इदारे भी मिसयूज करेंगे और एज पेरेंट्स भी। और जो बात आपने गोइंग बैक के इनके बारे में अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा एक वो है, और ये हमारे लोकल बॉडीज़ अगर हम उनको एम्पावर कर दें, उसमें एनजीओज़, एक्सपर्ट्स, छोटी सतह पे महलों में, आपको क्लोज नेट सर्कल्स में आपको एवरी अदर डे, संडे, मंडे कुछ बुला के पेरेंट्स को, वालिदैन को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि वाकई में रिजवान, मैं तो पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि मैं अभी खुद, बिकॉज मेरा इतना यूथ के साथ क्लोज वो रिलेशन है कि जब मुझे ये ड्रग अब्यूज़ का इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस का बैठी कि मैं आपके साथ आई विल बी द एम्बेसडर एंड आई विल गो एंड प्रमोट इट। तो जिस तरह की नशे निकल आए हैं, मेरे लिए भी न्यूज़ थी कि वेब के अंदर सुना है कि आइस का पानी डल रहा है और पेरेंट्स बेचारों को पता नहीं है। फिर वीलो, फिर ये जो च्युइंगम्स हैं, ये इतनी कलरफुल पैकेजिंग में आ रही हैं और ये हमारे सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं, और आप देखें कि ये फूड पैंडा पे भी अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये एज अ सोसाइटी हमें इन चीज़ों की बात करनी पड़ेगी और हमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। और मैं तो इस मिशन पे हूँ कि एवरी प्लेटफॉर्म दैट आई गेट, आई नीड टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स। देखिए, पहली जो आपके कहते हैं ना वॉच डॉग्स या सर्वेलेंस, वालिदैन का फ़र्ज़ है, फिर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट आती है। अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने रोशनी डाली कि पेरेंट्स की भी क्या जिम्मेदारी है। और ये एक चीज़ बड़ी अहम थी जो आपने कहा कि रिहैब सेंटर्स जो बने हुए हैं उसमें चुपके से जाते हैं। इस पर अगर एडवोकेसी की जाए, कैंपेन्स की जाएं और लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि ये एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है, इसे नॉर्मली ट्रीट करें, इसे इस तरह से ना ट्रीट करें चुपके से, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाएगी। सेनेटर साहिबा, चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी की अपलिफ्टिंग में। अब बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान में, हुकूमत ने बहुत किया, शहबाज साहब के पिछले भी प्रोग्राम में जो उन्होंने यूथ के लिए किया था, बहुत सारे लोग गैर मुल्क गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे उन्होंने आला तालीम हासिल की लेकिन मुल्क वापस नहीं आए। जो वापस आए उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट में कैसे प्लेस किया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? रिजवान, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं आई वाज ऑन द बोर्ड फॉर पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड एज वेल, तब सीपेक फुल थ्रॉटल चल रहा था जी। ये 2013 से 18 का जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ। एंड वी नीडेड PhDs, क्योंकि शहबाज साहब वॉज वेरी एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट हमें वो जो सिल्क रूट को रिवाइव कर रहे हैं थ्रू सीपेक, उसमें डू नॉट यूज एज जस्ट अ वे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इंक्यूबेटर्स फॉर्म करें। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में PhDs एंड अप एज प्रोफेसर्स ओनली जी, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है, रिसर्च नहीं है, इंक्यूबेटर्स नहीं बने हुए। बट उस टाइम पे वो बड़ी नीड थी, तो फिर हमें फील हुआ कि हम एक सर्टन उसके अंदर डिग्रियों में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी नीड है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे MOUs भी साइन हुए और सैडली वही बात हुई कि दे नेवर केम बैक। तो हमें एज अ सोसाइटी भी सोचना है कि अगर गवर्नमेंट अपना एंड कर रही है तो हमें भी पूरा करना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जब वो PhDs करके आ जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट का इशू, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी मेरी स्टैंडिंग कमेटी में एक बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी का इशू आया था और वो गिला यही कर रहे थे कि जी हम PhD करना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपको ग्रांट्स नहीं देंगे क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट में चाहिए नहीं है जी, हमें इसमें चाहिए, तो हम इसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप PhD करते हैं नॉट फॉर द सेक ऑफ PhD, क्योंकि कोई आप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है। ये भी एक बड़ी चीज़ है जब आप लोग एक ही सब्जेक्ट में करके बाहर से आ जाते हैं जिसकी नीड ही नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है कि जरूरत नहीं है तो रिडंडेंट हो गया। अब आप देखिए कि इंशाल्लाह विद ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज हमारी हुकूमत का बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान या ध्यान ये है कि ना सिर्फ हम लोन्स पे फोकस करें बट हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। जब इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, जब इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है तो फिर आपके PhDs कम इन, बिकॉज दैट इज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अभी हमारे PhDs खाली एकेडमिक एनवायरनमेंट में फिट इन हो रहे हैं, वेयर एज वी नीड देम इन
इंडस्ट्रियल जोन एज वेल. जी. सो वो कांस्टेंट रिसर्च, और इंशाल्लाह जब सीपेक भी हमारा उसके मुआहदे भी तय होंगे और वो होंगे, तो आप देखेंगे जब इंडस्ट्री बूम करेगी जी. तो ये जो बाहर से सारे डिग्रियां लेके आए हैं इनकी प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. अच्छा, अभी आपने अपने इस जवाब में ही लोन्स का जिक्र किया कि आप लोन्स नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोन भी एक ऐसा टूल है क्योंकि आजकल जो आला तालीम है उसके लिए पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों की फ़ी पूरी करना होता है. अब अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जैसे वेस्टर्न मॉडल है कि एक बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है तो गवर्नमेंट कहती है आप सॉफ्ट लोन ले लें और इसे रिटर्न करें तब जब आप यू करें एम्प्लॉयमेंट. आपकी हुकूमत जो है, आपकी जो विजन है एज अ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन ऑन फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्या ये कैसे इसको किया जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान? Rizwan, I think it would be a step in the right direction, but right now you have to understand that Pakistan is going through the teething phase still. अभी भी हमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं whereas tax filers and non filers are concerned. आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें. लेकिन ये फिर अगर आपको उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक बच्चे को बहुत शुरू से फ्रॉम स्क्रैच फाइलर बना रहे हैं. उसका सारा डेटा ऑनलाइन अगर आ रहा है, ठीक है ना. हमारा बाहर के ममालिक में हर चीज़ इज़ ऑनलाइन अवेलेबल, एवरीवन इज पेइंग टैक्सेस. सो यू नो क्या इकोनॉमी ने उसको इतनी तरीके से जकड़ा हुआ है कि देयर आर नो टू वेज. हर चीज लिंक्ड है वहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस. हम तो अभी भी देखें, अभी भी मैं हुकूमत की जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि अगर आप इफ़ यू आर नॉन फाइलर आपकी फ़ोन सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते. हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना है. मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ सेनेटर साहब, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इससे वो लोग जो उस सर्कल से बाहर हैं. बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका सैलरी तबका जो है ना कॉन्स्टेंटली टैक्स हुआ जा रहा है, टैक्स किया जा रहा है और वो बर्डन हुआ जा रहा है. और ये इट्स बिकम अ न्यूसेंस फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज वो बेचारे उसी को करते हैं, फिर उसी को करते हैं, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है. जो बातें आप लोन की कर रहे हैं, जब हमारी पूरी सोसाइटी का डेटा हमारे पास होगा, कंट्री का डेटा, फिर हमें आसानी होगी उसको एक तो रिविजिट करने की. सेकेंडली रिजवान, सैडली जो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, 11 साल मुझे भी सियासत में हो गए, वो ये है कि पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि आज हुकूमत है कल नहीं है, या 5 साल की जो हम पॉलिसी बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में एक पॉलिटिकल पॉलिसी होती है और एक जनरल 15-15, 16-16 साल की पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी. हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है. आप मुझे बताएं, आज हम ये शुरू करते हैं लोन्स, क्या गारंटी है कि 5 साल बाद दूसरी हुकूमत आए और वो इसको कैरी फॉरवर्ड करे ना करे? यू गेट माई पॉइंट. ये वो कंट्रीज कर सकती हैं प्रोविजन प्रोवाइड जिनको पता है कि ये पॉलिसी चलती रहेगी, हुकूमतें आए हुकूमतें जाएं. यू गेट माई पॉइंट. हमारे यहाँ भी इस तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए. मैं हमेशा से बात करती हूँ एज अ कंट्री, बी इट पॉलिटिकल और वट एवर, हमारी अप्रोच हमेशा से रिएक्टिव रही है, प्रोएक्टिव नहीं रही. अगर हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हो तो हम कहें कि ये हम पॉलिसियाँ बनती जा रही हैं और जो हुकूमतें आ रही हैं वो अपना अपना एजेंडा चलाएं, लेकिन ये पॉलिसियाँ चलती रहेंगी. देन ओनली कैन वी इन्वेस्ट इन कि जी आज मैंने एक बच्चे में 4 साल के बैचलर्स के लिए आई हैव इन्वेस्टेड और मुझे पता है 4 साल बाद वो आके मुझे रीपे कर देगा. मुझे क्या पता 4 साल बाद वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए. लेकिन हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट ने पीफ, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, बीफ हो गया, उसी सिंध ने भी इसी बेसिस पे कर लिया, जहाँ पे मेरिट बेस बच्चों की आप स्कॉलरशिप्स उनके मांगे बगैर उनको दे रहे हो जी. इस तरह के इनिशिएटिव्स कर दिए. फिर जो आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है. लेकिन एक और मैं आपको रिजवान बात बताऊँगी कि गवर्नमेंट ने जो डॉक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, मेडिकल डॉक्टर्स हमारे जो हैं, और वो साइन करते हैं एक एग्रीमेंट कि हम आज आपकी डिग्रियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल आप इस रेट पे कौम को सर्विस प्रोवाइड करेंगे. मैंने तो 5 साल पंजाब असेंबली के बाद डॉक्टर्स को एहतजाज करते ही देखा है. You get my point? I understand your point. Yeah. So हम वो भी तो हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना डॉक्टर्स में. In government institutes, we are giving them degrees with the understanding that once the degree is completed, you will
गिव बैक टू द सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ सर्विस। ये भी तो एक लोन ही हुआ ना। ये लोन है, एब्सोल्युटली ये लोन ही है। तो 5 साल तो मैंने उनको एहतजाज करते ही देखा। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी कुछ तवक्कुआत और बढ़ जाती हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है उसमें डेफिनेटली हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। अब आप यही बात तो मुझे कह रहे हैं कि बाहर के ममालिक में गवर्नमेंट लोन देती है क्योंकि उसको पता है आपका सारा, आपको हर तरफ से जकड़ा हुआ है, एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, यू हैव टू रिटर्न। आप मुझे बताएं ना कि मैंने आपको एक लोन की वो एग्जांपल दी, सो दीज आर वो लम्हा फिक्रिया एंड क्वेश्चन मार्क्स ऑन द सोसाइटी एज वेल। अगर आज वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे तो क्या कल वो लोन प्रोवाइड करेंगे, वापस रिटर्न करेंगे? नहीं करेंगे, आप सही कहते हैं। अच्छा, सेनेटर साहिबा, अभी बहुत सारी गुफ्तगू हुई इसमें इंटर्नशिप्स का प्रोग्राम। जब शहबाज साहब सीएम थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, तो एक खूबसूरत इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जारी किया गया। ये नेशनल इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। मैंने इसे देखा कि स्टूडेंट के पास एक स्टाइपेंड आता है, उसके साथ साथ उसके पास स्किल आती है। मैं समझता हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसमें जो करंट गवर्नमेंट है, और आप बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्या इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाया जा सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाए? क्योंकि हमारी एजुकेशन अभी भी देखते हैं जैसे क्लासिकल वे होता है ना, आके इसमें स्किल के ऊपर इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब करंट गवर्नमेंट कर रही है, तो ऑन व्हाट मेजर्स इट इज टेकिंग? नहीं, अब स्किल्ड लेबर के ऊपर तो बहुत काम हो रहा है अगर आप देखें कि, और ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं बल्कि उनकी जॉब प्लेसमेंट भी की जा रही है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट। अगर आप देखें एग्जांपल, जिस तरह नर्सेज की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ पे टेप्टा के थ्रू उनको ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं और फिर उनको जॉब प्लेसमेंट्स भी दी जा रही हैं। सो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट। और ये जो अगर छोटे स्केल के ऊपर भी आप देखें तो इनको जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जा रही हैं उससे तो एक्सपोजर मिलता है, बट स्किल्ड वर्क उस पर, और ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जी सेनेटर साहब, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके प्रोफेसर्स गैर मुल्कों में कायदे आज़म चेयर है जो इस्टेब्लिश की गई है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल, जर्मनी, यूके, यूएसए और दीगर ममालिक में हैं। वहाँ जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सॉफ्ट पावर होती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ऐसी रिसर्च की जाती है जिससे पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट हो जाए। इसे पाकिस्तान चेयर्स अब्रॉड बड़े अरसे से खाली पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर जो हुकूमतें आई पीछे, उन्होंने कोशिश की फिल करने की, लेकिन फिल नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अहम चीज़ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको फिल करना कितना इंपॉर्टेंट है? मेरा ख्याल है कि बहुत, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। पाकिस्तान नीड्स टू बी प्रमोटेड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इमेज नीड्स टू बी प्रमोटेड। और ये छोटे छोटे ऐसे इकदाम होते हैं जिससे इंटरनेशनली एक, वो कहते हैं ना कि आपका स्पोक्स पर्सन होता है। दैट्स नॉट जस्ट प्लेसिंग दैट पर्सन, दैट्स योर स्पोक्स पर्सन, दैट्स योर, वो कहते हैं ना, आपका नुमाइंदा। जी हाँ। तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ को बल्कि मैं अपनी कमेटी के अंदर भी हाईलाइट करूँगी। आई विल टेक अप दिस इशू एंड आई विल आस्क द कंसर्न्ड अथॉरिटी दैट व्हाट इज़ द डिले। जी हाँ। अच्छा, एक और रिलेटेड सवाल है। वाइस चांसलर किसी भी इदारे को ऊपर ले जाता है। आज हायर एजुकेशन कमीशन में जितने कॉम्पिटेंट वाइस चांसलर, अभी बड़ी लॉडेबल है आपकी गवर्नमेंट की एक एफर्ट है, उन्होंने सर्च कमेटी ने बड़ा मेरिटोक्रेसी के ऊपर काम किया और उन्होंने जो सीटें अभी फिल की हैं, नेक्स्ट कैसे इस चीज़ को अब सस्टेनेबल रहे आने वाले टाइम में? नहीं, बिल्कुल, मैं बल्कि मेरे खुद भी ऑब्जर्वेशन थी और मेरी कुछ रिजर्वेशंस भी थी। मैंने ये चीज़ रेज भी की इन माय कमेटी एज वेल। देखिए, वाइस चांसलर इज़, वो कहते हैं ना, एक इदारे की जो ओनरशिप, जो फादर ऑफ द इदारा ओनरशिप है उसकी। तो ये जो एक बन गई हुई है ना इंटरम वीसी, एक पोस्ट बन गई हुई है, ये होनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज और ये मेरे ख्याल से पंजाब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है विद राना सिकंदर, पंजाब का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो यही था कि या तो इसको टाइम बाउंड करें और जल्द से जल्द वीसी को आप उसकी हायरिंग करें जी, क्योंकि देन वीसी इज आंसरेबल एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टीट्यूट। ये जो इंटरम वीसी है, ये फॉर एजेस 7-7, 8-8, 1-1 साल के लिए इंटरम वीसी टेक्स ओवर एंड देन दे मेक पॉलिसीज विच आई थिंक लेटर ऑन द न्यू वीसी जो है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और अब यही अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरम वीसी विल बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली
और जल्दी हायरिंग होगी। अगर आपने देखा भी है कि पंजाब में भी बड़ी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली मेरिट बेस हमने हायरिंग की है। सेनेटर साहिबा, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, बहुत अच्छे यूथ के नाम पैगाम दिए गए, पेरेंट्स के नाम पैगाम दिए, पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसके ऊपर गुफ्तगू की। एक आखिरी जो एक जहाँ क्लोजिंग होगी प्रोग्राम की, आप उसमें जो पैगाम हमारी यूथ को एक बार दोबारा देना चाहें कि आजकल की जो चैलेंजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी ड्रग्स का जिक्र किया, दीगर मामलात हैं, मेंटल स्ट्रेस है, उसके लिए पैगाम दें कि इन चीज़ों को वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। मेरा जो यूथ के लिए हमेशा से एक ही मैसेज होता है कि आप डू नॉट लेट डिसअपॉइंटमेंट्स पुल यू डाउन। ज़िंदगी में हार जीत जो है वो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ये जो हम पोलराइजेशन देख रहे हैं, हेट स्पीच देख रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ओके टू डिसएग्री बट देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट। इख्तलाफ करना आपका हक है, बट अल्फाज का चुनाव और किसी की बात की रिस्पेक्ट करना ये भी फ़र्ज़ है। तो ये जो वक्ती मसाइल हैं और ज़िंदगी में देयर आर नो शॉर्टकट्स एज़ वेल। हमारा यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहता है ओवरनाइट सब कुछ मिल जाए। तो जो चीज़ें वो कहते हैं ना लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जो चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं वो उसी स्पीड से नीचे भी आती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो सब सब्सटेंस लेके आओ जो कल को आपके लिए काम बने। और आई हैव फुल फेथ इन द यूथ एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड और मेहनत करो। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ज़िंदगी में मेहनत से सब कुछ मिलता है और शॉर्टकट्स मत ढूंढें, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी मत ढूंढें एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बुशरा अंजुम साहिबा, आप हैं चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने सिर हासिल गुफ्तगू की आज के मौजू के ऊपर, और आपके बिजी स्केड्यूल में से जो आपने हमें टाइम दिया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग। सामीन और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मीज़ान आपने देखा। आप अपने मेज़बान डॉक्टर रिजवान नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।